इस वीडियो में हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। वज़ीर कानून हैं, आसन भून के साथ उनकी गहरी छिनती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 भी हो सकता है। पाकिस्तान पर एक और हमला हो सकता है, ये इनकी तरफ से कहा गया, राजनाथ की तरफ से। और आज की वीडियो का तीसरा मौजू हमारा होगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया आईना है, वो ही दिखाता है जो आईने के सामने होता है। बिल्कुल आपको अपनी असल और ट्रू शक्ल दिखा देता है सोशल मीडिया। लेकिन इस पर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया को बुरा कहते हैं, भला कहने वाले लोग भी मौजूद हैं। इस पर थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। पहले चलते हैं पहले मौजू पर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ। ये वज़ीर कानून है, एक और तारड़ साहब भी मौजूद हैं, वो हैं वज़ीर इत्तलात व नशरियात। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब को वज़ीर कानून बनाया गया था। किस तरह से कानून को देखते हैं, किस तरह से कानून का नाक और कान मरोड़ते हैं पाकिस्तान के तवज्जो से, क्योंकि ये वज़ीर कानून है, पूरी दुनिया के सामने है ये किस तरह से काम करते चले आ रहे हैं। इन पर बड़ी तनकीद हो रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने मंजूर करवाई है, इन्होंने बिल्कुल मंजूर करवाई है, लेकिन तैयार इन्होंने करवाई है या नहीं करवाई। उन दिनों ये बातें बड़ी हो रही थी। इनसे पूछा गया कि इस तरमीम के हवाले से आप क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि मुझे मुसव्वदा कल मिला था। इसका मतलब यही है कि इनको कहीं से मुसव्वदा भेजा गया था। किसने तैयार की थी, इस बारे में दावा तो ये करते हैं कि हमने तैयार की थी, लेकिन जिस तरह से इनके मुंह से निकल गया कि मुसव्वदा मुझे मिल गया था, उससे फिर लोगों ने ये समझ लिया कि मुसव्वदा कहीं और तैयार हुआ है। आजकल आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, उनका कोई बयान नज़र नहीं आता, वो कहीं किसी तकरीब में जाते हुए नज़र नहीं आते। शहबाज शरीफ के साथ भी वो ना सऊदी अरब गए, ना वो लंदन गए, और ना ही वो अक़वाम मुत्तहिदा में गए। आखिरकार कहाँ गायब हो गए। एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब नज़र नहीं आते और दूसरी तरफ भून साहब भी नज़र नहीं आते। भून साहब का और इनका गहरा राब्ता, गहरा रिश्ता है, और तरमीम करवाने के हवाले से जजों को मैनेज करने के हवाले तक ये दोनों एक पेज पर होते हैं। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब और भून साहब कहाँ चले गए? लगता यह है कि ये कहीं पे 27वीं आईनी तरमीम तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे तैयार कर रहे हैं? हालांकि इनको तो बना बनाया लिखा लिखाया मुसव्वदा मिल जाता है, लेकिन अब ये खुद तरमीम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि ताकि कल कोई ये ना कहे कि इनको मुसव्वदा मिल गया था। और कहाँ पे तरमीम बैठ के ये तैयार कर रहे होंगे 27वीं आईनी तरमीम, जिसमें बहुत कुछ कहा जाना है, और ऐसा कुछ भी उस तरमीम में कहा जाना है जैसा कि जनरल ज़िया उल हक की तरफ से एक तरमीम मंजूर की गई थी 58(2)B। वो क्या तरमीम थी? वो तलवार थी उसी असम्बली के लिए, उसी हुकूमत के लिए, उसी पार्लियामेंट के लिए जिसने जनरल ज़िया उल हक को सदर मान लिया था, जिसने उनके सदारत की तौसीक कर दी थी, और उनके हाथ में 58(2)B का हथियार, पिस्टल, तलवार इन्होंने पकड़ा दी थी पार्लियामेंट, और वो हथियार और तलवार चल भी गई थी। उन्होंने असम्बली तोड़ दी थी, हुकूमत ख़त्म कर दी थी। और इसी तरह से यही हथियार फिर एक और पार्लियामेंट आती है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। पीपल्स पार्टी उसमें थोड़ा सा पीछे थी, आगे मुस्लिम लीग काफ थी, और नून लीग भी थोड़ा सा पीछे थी। नून लीग ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जमात MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसकी तरफ से परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया गया था, और एक मरतबा फिर वो तरमीम मंजूर कर ली गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले, काफ वाले बड़े सियाने थे, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि परवेज़ मुशर्रफ को उस तरमीम का हथियार इस्तेमाल करना पड़ता हुकूमत के खात्मे का। बहरहाल अब जो 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है, इसमें भी वही कुछ होना है जो जनरल ज़िया उल हक को पार्लियामेंट की तरफ से तोहफे के तौर पे पेश कर दिया गया था। उनके हाथ में तलवार थमा दी गई थी और उन्होंने तलवार इस्तेमाल कर ली थी। मोहम्मद खान जी ने चूंकि हुकूमत का खात्मा कर दिया था। इसी तरह से 27वीं आईनी तरमीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी आने वाली है, और वो भी उसी तरह से इसी हुकूमत के खिलाफ किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकती है। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो तरमीम तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे तैयार कर रहे हैं? घर पे तैयार कर रहे हैं, किसी दफ्तर में बैठ के तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि वहीं पे जाते हों, सुबह जाते हों, शाम को आते हों, शाम को जाते हों, सुबह आते हों।
जहाँ पे पहली 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा तैयार किया गया था। आज़म नदवी तारड़ साहब इसीलिए मंजर आम से गायब हैं और हसन भून साहब भी उनके जिस तरह से पीछे पीछे होते हैं। और हसन भून साहब के बारे में बहुत से हमारे नाजरीन को शायद ना पता हो कि वो भी जज रह चुके हैं। कैसे जज रह चुके हैं? उनको भी जज बनाया गया था डोगर साहब की तरफ से। ये वाले सरफराज डोगर साहब नहीं जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को हटाए जाने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाए गए थे और फिर जिस तरह से उनको निकाला गया, उनके बनाए हुए सारे जजों को निकाल दिया गया। उनमें हसन भून साहब भी शामिल थे। ये भी कुछ देर के लिए जज रहे थे लेकिन इनको भी फिर निकाल बाहर किया गया था। तो आज जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, कल हो सकता है कि आज की जिस तरह से अदलिया बनाई गई है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, कल सारे के सारे जज साहिबान जो आज कंप्रोमाइज़ होकर बैठे हैं, जो तहरीक इंसाफ का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं, जो आज की रजीम को हर सहूलत फराहम कर रहे हैं, कल हो सकता है जिस तरह से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए, उन्होंने डोगर साहब को भी आगे लगाया, उनके बनाए गए जजों को भी निकाला, हो सकता है कि इनके साथ भी ऐसा ही हो। बात हम कर रहे थे आज़म नदवी तारड़ साहब की, वज़ीर कानून साहब की, हो सकता है कि वो वहीं पे जाते हों जहां से 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा तैयार हुआ था और वहीं पे बैठ के एक बड़े कंसेंसस के साथ मसवदा वहां पे तैयार हो रहा हो। और कंसेंसस क्या हो सकता है? इनको बता दिया गया होगा कि ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, और ये अपना मुंह नीचे करके, सर नीचे करके वही लिखते जा रहे होंगे। गोया इनको बताया जा रहा है, इनको समझाया जा रहा है, इनको पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह की तरमीम लानी है। ना इनमें पहले ऐसी कोई जुर्रत थी, हिम्मत थी कि जवाब देते। आज़म नदवी तारड़ साहब में ना कल हिम्मत थी, ना आज जुर्रत है कि ये पूछ लें कि ये क्या हमसे करवाया जा रहा है। क्यों हिम्मत नहीं है, क्यों जुर्रत नहीं है? क्योंकि फॉर्म 47 पर आए हैं। अगर ये फॉर्म 45 पर आए होते तो कहते साडा हक इत्थे रख, लेकिन जिस तरह से ये फॉर्म 47 पर आए हैं तो वो फिर कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि इत्थे रख, और वहीं पे वो सारा कुछ रख देते हैं। चलते हैं दूसरे मौजू की तरफ। ये है सोशल मीडिया के हवाले से बहुत से लोगों की तरफ से कहा जाता है कि सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया है, सोशल मीडिया को बंद किया जाए, इस पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, इसने हमारे अखलाकियात की तबाही बुला दी है, इसने हमारी सियासत को गंदा कर दिया है, इसने इस तरह कर दिया है, इसने उस तरह कर दिया है। लेकिन नाजरीन यकीन जानिए कि सोशल मीडिया बिल्कुल आपके किरदार का आईनादार है, आपका आईना है। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं तो आपको अपनी शक्ल ही नजर आएगी। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरह से सोशल मीडिया है, उस पे भी कोई गलत नहीं है, उस पे भी कोई गलत नहीं है, उस पे भी कोई वल्गैरिटी नहीं है, उस पे भी कोई गैर सियासी चीज़ नहीं है, उस पे कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप कह दें कि इसने हमारी नौजवान नस्ल की इखलाकियात को बिगाड़ दिया है, इसने नौजवान नस्ल को बिगाड़ दिया है, इसने इखलाक की तबाही मचा दी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप जाएं, सोशल मीडिया पर आप हदीस सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप कुरान सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप कवालियाँ सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप बहुत कुछ देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। किसी वली की फ़कीर की दुआ आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप जो कुछ भी देखना, जो कुछ आपके जहन में है, जो कुछ आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वो सारा कुछ आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। आपको तकरीरें मिल जाएंगी, आपको कई वीलॉग मिल जाएंगे। अगर कुछ लोग ऐसे कुमाश के हैं, वो गंदगी देखना चाहते हैं, वो पोर्न वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी उनको मिल जाएंगी। और ऐसा करने वाले, देखने वाले वही बात करते हैं कि ये देखें कितनी ज़्यादा गंदगी है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ये बात कर दी जाएगी, आपने अगर किसी का वीलॉग देख लिया, आपने कोई कवाली सुन लिया, आपने कोई गाना सुन लिया है, किसी जहाज़ के उड़ने की, किसी रेल के चलने की, जो वीडियो आप देखना चाहते हैं, जो वीडियो आपने देख ली है, वही आपको रिपीट हो के आपके सामने उसी मौजू पर वीडियो आती रहेंगी। तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि अगर आप शहबाज शरीफ की तकरीरें देखना चाहते हैं, अगर आप इमरान खान की तकरीरें देखना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीरें देखना चाहते हैं, मोदी की तकरीरें देखना चाहते हैं, अगर आपने एक दो तकरीरें सुन ली तो आपको वही तकरीरें बार बार आपके सामने आती रहेंगी, उसी मौजू पर आपको चीज़ें दिखाई जाती रहेंगी। अगर कोई बंदा पोर्न वीडियो देखता है, अगर कोई बंदा वल्गैरिटी देखता है, डांस देखता है, रक़्स देखता है, तो उसको फिर वही चीज़ें बार बार उसके सामने आएंगी। फहाशी की बात करने वाले दरअसल अपने अंदर की बात करते हैं कि वो किस तरह की वीडियो यूट्यूब पर या इंटरनेट पर देख रहे हैं और वही उनके सामने बार बार आ जाती हैं।
यहाँ पे ये है कि आपका सोशल मीडिया है, आपके पास मोबाइल है, आप कहीं एक जगह पर भी किसी वीडियो पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सारे सोशल मीडिया पर उसी किस्म की वीडियोस, उसी किस्म की ऑडियो, उसी किस्म के दीगर प्रोग्राम आना शुरू हो जाएंगे। तो इससे यही साबित होता है कि सोशल मीडिया एक आईना है, वही कुछ दिखाता जो इसके सामने आ जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं राजनाथ साहब की, ये वज़ीर दिफा है इंडिया के, इनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को एक मरतबा फिर ऑपरेशन सिंदूर का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जा सकता है, उसका नाम पार्ट 1 हो सकता है या पार्ट 2 हो सकता है। लगता यूँ है कि राजनाथ साहब और मोदी साहब की तसल्ली नहीं, 6 जहाज़ गिरवा लिए, अब भी इनकी तसल्ली नहीं हुई, अब भी ये ऑपरेशन सिंदूर फिर से लॉन्च करना चाहते हैं। तो वही कुछ होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल यकीनी है कि पाकिस्तान इनके कई जहाज़ गिरा सकता था। जिस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम ऑपरेट हुआ था, जिस तरह से उनके पाकिस्तान की तरफ आने वाले जहाज़ों को बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया गया था, ब्लैक कर दिया गया था, उनको कुछ पायलटों को नज़र नहीं आता था, तो जितने चाहता पाकिस्तान जहाज़ मार गिरा सकता था। तो हो सकता है कि मोदी सरकार की तरफ से ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई हो जो पाकिस्तान के पास थी, लेकिन पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी थी, क्या पाकिस्तान वहीं पे इत्तेफाक करके बैठा है? अगर उन्होंने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी चोरी कर ली है या पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी अपना ली है, तो पाकिस्तान उससे कहीं आगे चला गया है। तो गोया पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 1 जो इनके कहने के मुताबिक है, और पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस का नाम दिया था, वो ऑपरेशन पाकिस्तान एक मरतबा फिर इंडिया पर दोहराएगा और फिर इंडिया को लग पता जाएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।